Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. So this is the last part of chapter number 3 जहाँ पर हम application control framework को discuss करेंगे. So by now we are done with managerial control framework, we are done with division of controls on the basis of objectives, on the basis of information system resources. Audit function में ये second और last category है, that is एप्लीकेशन कंट्रोल्स. नाउ व्हाट आर एप्लीकेशन कंट्रोल्स और उनको हम किन किन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में. लिसन टू मी केयरफुली, सुनो मेरा बात. जैसे ही एक बार इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपने डिजाइन करके इंप्लीमेंट कर दिया, यू हैव पुट इट टू यूज, तो जब आप एक सिस्टम को यूज कर रहे हो फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेसेस, उन एक्टिविटीज को जब आप डेटा को एंटर कर रहे हैं, जब डेटा प्रोसेस होकर के आउटपुट जनरेट कर रहा है, या देयर इज अ कम्युनिकेशन चैनल विच एस्टैब्लिश बिटवीन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, बिटवीन दी लेट्स से ईआरपी यूजर्स, वो सारा डे टू डे एक्टिविटीज रिलेटेड जो कंट्रोल्स रहता है ना, वो एप्लीकेशन कंट्रोल कहलाता है. मतलब यू कैन इन सिंपल वर्ड से एप्लीकेशन कंट्रोल्स ही इंश्योर करते हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन जनरेट करने वाले हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो रिलायबल रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, कंप्लीट रहेगा. ये इंश्योर करने के लिए अच्छे एप्लीकेशन कंट्रोल्स को लगाना पड़ता है. Now, let's start with few of the application controls. Do one thing, in your modules come to page number 3D.13. सबसे पहले application control लगाते ही क्यों, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्क पॉइंट नंबर डी. देखो क्या बोलता है सर, एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल्स इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग कि जो आपने एप्लीकेशन सिस्टम्स को डिजाइन करके इंप्लीमेंट किया है, वो लोग कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. दैट इज नंबर 1, सेफगार्डिंग ऑफ योर एसेट्स. नंबर 2, जो भी इंफॉर्मेशन को आप सिस्टम में एंटर करने वाले हैं, उसका बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए. तो मतलब हम चाहेंगे हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाएगा. एंड यूजर्स मतलब सिस्टम के अंदर डेटा एंटर करने वाले या आउटपुट को यूज करने वाले, बोथ द यूजर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन किया जाएगा. मतलब मैंने आपको बोला था, अगर आप चाहते हैं जो इंफॉर्मेशन आप जनरेट करेंगे वो कंप्लीट रहे, एक्यूरेट रहे, एंड वो ऑथराइज डेटा रहे, मतलब रिलायबल रहे. अगर वो ऑथराइज इंसान ने एंटर किया होगा, ऑथराइज इंसान ने प्रोसेस किया होगा, तभी डेटा रिलायबल रहेगा ना. तो अगर आप डेटा का इंटीग्रिटी भी इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको अच्छे एप्लीकेशन कंट्रोल्स को लगाना पड़ेगा. अब देखो क्या क्या मेजर एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे. सबसे पहले डेटा को इनपुट करने के रिगार्डिंग कंट्रोल्स लगेगा. फिर जो ये इनपुट किया हुआ डेटा है उसको प्रोसेस किया जाएगा, तो प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग कंट्रोल्स रहेंगे. फिर जो आउटपुट है उसका एक्सेस किसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, किस फॉर्म में मिल सकता है, कब तक आउटपुट रहेगा, आउटपुट रिलेटेड कंट्रोल्स रहेंगे. फिर सिस्टम के अंदर एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद है क्या, एक्सेस कंट्रोल. दैट इज योर बाउंड्री कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि सर किसको एक्सेस देंगे, क्या एक्सेस देंगे. तो आपको ये जनरल बाउंड्री कंट्रोल्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे. तो आपके लिए इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल एंड बाउंड्री कंट्रोल, ये तो बेर मिनिमम हो गए. फिर सर आप एप्लीकेशन कंट्रोल्स में सबसे एसेंशियल चीज है डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे. तो आपको डेटाबेस के रिगार्डिंग प्रॉपर कंट्रोल लगने वाला है. बॉटम लाइन अगर आप यहां कंट्रोल्स को देखेंगे ना, ये हमारे सारे डे टू डे एप्लीकेशंस के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे डिस्कशन को भी ना 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल विल स्टार्ट विद द बाउंड्री कंट्रोल. फिर बाउंड्री कंट्रोल पे डिस्कशन करने के बाद में हम इनपुट कंट्रोल पे जाएंगे. तो मैं पूरे लेक्चर को भी ना ऐसे पार्ट में डिवाइड करके रखूंगा ताकि आप जब भी रिवाइज करना चाहें, लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट विद बाउंड्री कंट्रोल, पहले कुछ मिनट सुन लिया, बाउंड्री कंट्रोल हो गया. देन आफ्टर दैट फॉर फ्यू मोर मिनट्स आई विल स्टार्ट लाइक a new lecture altogether for input control, then processing control, then output control, then communication control. ऐसे parts में divide करते जाएंगे. That's how we are going to progress. Let's start with the first one, that is your boundary control. Now what is this boundary control? In simple words, ये जो आपका application system है, उस system को कौन use कर सकता है, समझ रहे हो मेरा बात. फिर जो data का एनक्रिप्शन वाला पार्ट है, क्रिप्टोग्राफी वाला पार्ट है, वो कैसे मैनेज किया जाएगा. सो इट्स मोर अबाउट हु कैन एक्सेस, व्हाट कैन एक्सेस, एंड उसके रिगार्डिंग आप पूरा बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे एज अ कंट्रोल, वो हमारे बाउंड्री कंट्रोल्स में आना है. मतलब ये हमारा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, याद है क्या आपको, कि इंसान के डेजिग्नेशन के हिसाब से उसके प्रिविलेजेस डिफाइन किए जाएंगे, वो हमारे बाउंड्री कंट्रोल में डिस्कस किया जाएगा. लेट्स कम टू पेज नंबर 3D.13. देखो, द मेजर कंट्रोल ऑफ बाउंड्री सिस्टम आर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, कि इंश्योर किया जाए ओनली ऑथेंटिक यूजर्स आर एबल टू यूज ऑथराइज रिसोर्सेस, जो हम उनको परमिट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर डेजिग्नेशंस और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब उनके प्रिविलेजेस को उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से डिफाइन किया जाएगा. लेट्स कम एंड डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बाउंड्री कंट्रोल. नंबर 1, क्रिप्टोग्राफी. आपने सुना होगा, बहुत सिंपल चीज है कि आप कैसे एक
क्लियर टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली एनक्रिप्ट करेंगे ऐसे फॉर्म के अंदर कि नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो लोगों के लिए यूजेबल नहीं रहेगा, बिकॉज उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा साइफर टेक्स्ट के अंदर। और अगर आपके पास में एनक्रिप्शन को ब्रेक करने का की रहेगा या अनलॉक करने का की रहेगा तो ही वो आपका साइफर टेक्स्ट वापस क्लियर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। दिस एंटायर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी। देखो, दीज आर डिजाइन्ड to protect the privacy of data and prevent unauthorized modification in my data। तो आप करोगे क्या? You will transform your data into ciphertext। This process is called as cryptography and only authorized person जिसको एक्चुअली में पिन का एक्सेस रहेगा वो साइफर टेक्स्ट को वापस क्लियर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएगा और तभी वो डेटा को यूज कर पाएगा। देखो, a cryptographic technique encrypts the data, that is it encrypts your clear text into cryptogram, that is a cipher text। इसका स्ट्रेंथ ये है कि सर ओवरऑल जो कॉस्ट इन्वॉल्व वगैरह है वो डिपेंड करेगा कितना कॉम्प्लेक्सिटी लगाना है। फॉर एग्जांपल हम जो लेक्चर्स को एनक्रिप्ट करते हैं, अब वो कितना बिट एनक्रिप्शन है, 256 बिट एनक्रिप्शन है या उससे लोअर कैटेगरी का है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच बेटर कॉम्प्लेक्सिटी यू वांट टू क्रिएट, हाउ मच मोर सिक्योरिटी यू वांट, उसके ऊपर आपका टाइम एंड कॉस्ट डिपेंडेंट रहता है। देखो क्या क्या टेक्निक्स है। सबसे पहला टेक्निक है ट्रांसपोजिशन। एकदम बेसिक शब्दों में बता रहा आपको, ट्रांसपोज कर दो। मतलब क्या कर सकते हो आप, जो आपके कैरेक्टर का ऑर्डर है उसको चेंज कर दो। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को फोर्थ कैटेगरी में ले आओ, फोर्थ वाले को लास्ट में, मतलब यू कैन ट्रांसपोज दैट। नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन। आप एक काम करो, जो आपके नंबर से जो टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर दो विथ अनदर कोड्स। तो आप क्या कर सकते हो, कोड्स बना सकते हो, दैट हैश विल रिप्रेजेंट दिस, एस्ट्रिस्क मार्क विल रिप्रेजेंट दिस। उस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। या आप प्रोडक्ट साइफर, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। दीज आर सर्टेन वेज बाय विच क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो you can say encryption part or the conversion of clear text into cipher text can work. So this is one classic example of a boundary control. I hope it is simple and logical to you. सेकेंड वन इज योर एक्सेस कंट्रोल। मतलब सिंपल है ना यार, हर एक यूजर को प्रॉपर उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से यूजर आईडी देना चाहिए। यूजर आईडी के साथ साथ में पासवर्ड देना चाहिए। पासवर्ड के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा उसको क्या एक्सेस देना है, क्या एक्सेस नहीं देना है। तो एक्सेस कंट्रोल में क्या कवर होगा? देखो, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, दैट इज योर यूजर आईडी। दूसरा चीज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, मतलब पासवर्ड्स या पिन आपको अलोकेट करना पड़ेगा। एंड तीसरा चीज ऑथराइजेशन, जैसे वो यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेगा उसका एक्सेस टोकन बनेगा। वो एक्सेस टोकन रिप्रेजेंट करेगा कि उसको किस किस चीज का ऑथराइजेशन है या पावर है। देखो, ऑथराइजेशन रेफर्स टू सेट ऑफ एक्शंस विच आर अलाउड टू अ यूजर। मतलब सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दिया है या एडिट भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, क्या क्या परमिशंस अलाउड है वो डिपेंड करेगा उसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड के ऊपर। ये सेम चीजें मैंने आपको फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में कहीं ना कहीं डिस्कस करके बताया है। इवन जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था वहां पर आरबीएसी के फॉर्म में डिस्कस किया है। तो अभी हम बाउंड्री कंट्रोल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले उसके अंदर था क्रिप्टोग्राफी, दूसरा पार्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल, जो आपके क्लासिक एक्सेस कंट्रोल है कि आपका यूजर आईडी के बेसिस पे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इज मोर लाइक अ पासवर्ड, एंड देन द लास्ट वन इज योर ऑथराइजेशन, की इवेंचुअली आपको टोकन बना करके क्या क्या एक्सेस देना और क्या क्या एक्सेस नहीं देना है। Spend 2 minutes, read your access control and cryptography, we will proceed। अभी हम एप्लीकेशन कंट्रोल में जो पहला कंट्रोल है बाउंड्री कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एग्जाम में ना पूरे एप्लीकेशन कंट्रोल पे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन कंट्रोल बहुत डिटेल में दिया है। समझ रहे हो मेरा बात? तो इसीलिए यहां पर इंडिविजुअल कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, इनपुट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। हर एक कंट्रोल पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हमारा डिस्कशन भी ना इंडिविजुअल कंट्रोल के हिसाब से डिटेल में रहेगा। Spend 2 minutes, read the cryptography part and access control, and then we'll proceed. Done? Are you comfortable? Let's go next. Third one can be your PIN or digital signature. मतलब you can use both of them separately. तो PIN एक सिंपल चीज है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पिन कैसे जनरेट होगा, पिन कैसे इशू किया जाएगा, कैसे डिलीवर किया जाएगा। अगर आपको याद है एक ज़माने में जब डेबिट कार्ड, अब जब नया बैंक अकाउंट ओपन करते थे तो आपको आपका चेकबुक एंड वेलकम लेटर डिलीवर होता था अलॉन्ग विद द डेबिट कार्ड, पर डेबिट कार्ड का पिन नहीं आता था।
वो एक सेपरेटली आपको कुरियर किया जाता था आइडियली. डू यू गेट माय पॉइंट? नाउअडेज यू कैन जनरेट इट ऑनलाइन बाय डिफॉल्ट विद बेसिक ऑथेंटिकेशन स्टेप्स. तो आपके पास सिस्टम के अंदर प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए कि भाई पिन जनरेट कैसे किया जाएगा, इशू कैसे किया जाएगा, डिलीवर कैसे किया जाएगा, डीएक्टिवेट कैसे किया जाएगा, टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, इन सब के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोसेसेस इन प्लेस होनी चाहिए. देखो पिन कैसे वैलिडेट किया जाएगा, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, स्टोर कहाँ किया जाएगा, चेंज करने का प्रोसेस क्या रहेगा, टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए. तो यस, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कैन बी अनदर बाउंड्री कंट्रोल व्हाट यू कैन रियली डिस्कस अबाउट. The most, commonly what we use for filing returns and all nowadays is the digital signature. And since you are part of CA course, I'm sure आपको digital signature इतना डिटेल में समझाने का जरूरत नहीं है, because all of us, during our articleship, if you have started in, let's say you are giving group 2 after that, तो आपने definitely experience किया होगा अपने articleship के अंदर. And अगर नहीं भी किया तो भी I'm sure you would have seen your parents and relatives filing returns using a digital signature. कैसे generate करते हैं और कैसे उसको use करते हैं आपको मालूम रहेगा. That can be another boundary control. Important चीज क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल्स में जितने भी कंट्रोल पढ़ेंगे, बाउंड्री कंट्रोल पढ़ेंगे, इनपुट पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, आउटपुट पढ़ेंगे, हर कंट्रोल के अंदर एक कॉमन कंट्रोल लास्ट में हमेशा आएगा. ये आईसीआई ने अपने फाइनली मटेरियल में बदलाव किया है. लॉजिकल है, मैंने पहले भी बोला था, बिकॉज पहले इसको कहीं कहीं लिखा था, सारे कंट्रोल के लिए नहीं लिखा था. इस बार उन्होंने एक्चुअली में हर एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर एक कंट्रोल इंक्लूड किया है, उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज ऑडिट ट्रेल, एंड फिर ये ऑडिट ट्रेल कंट्रोल का लॉजिक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब है पूरे सिस्टम में कोई भी जब एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है या कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कोई भी इवेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, हम चाहते हैं एक प्रॉपर लॉग या रिकॉर्ड, एलओजी लॉग मेंटेन करो या रिकॉर्ड मेंटेन करो, ताकि स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है कि ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, ये इवेंट होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए हैं आपके सिस्टम के अंदर. ये क्या रहेगा? रिव्यू करने के काम में भी आएगा, अगर कुछ गलतियां हैं तो फ्रॉड या एरर्स डिटेक्ट करने के काम में भी आएगा. मतलब मोर ओवर इट विल एक्चुअली एक्ट एज अ रिव्यूइंग कंट्रोल, सुपरवाइजरी कंट्रोल, एंड कभी कभी कंप्लायंस पर्पस के लिए भी काम में आता है. फॉर एग्जांपल, आप रेवेन्यू शायद बुक कर रहे होंगे, बाद में डिलीट कर देते होंगे. अगर लॉग मेंटेन नहीं होगा कि ओरिजिनली रेवेन्यू बुक किया था फिर डिलीट कर दिया, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने एक्चुअली रेवेन्यू बुक किया था या नहीं किया था. तो इसीलिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी बन गया है कि आप ये प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मेंटेन करें, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करें ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो यहां पर एप्लीकेशन कंट्रोल में भी, चाहे वो इनपुट का है, प्रोसेसिंग का है, आउटपुट का है, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल सब जगह पे आएगा. तो सबसे पहले काम करते हैं, ऑडिट ट्रेल का मतलब समझते हैं. कम टू पेज नंबर 3D.13. देखो, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल का मेन काम है टू एंश्योर that a chronological record of all the events that have occurred in a system is maintained. मतलब इस सिस्टम में जो भी स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स हुए, कब हुए, किसने ये किया है, मतलब लिटरली एक फाइल को बनाया किसने, इस फाइल में सबसे पहले क्या क्या एंटर किया था, किसने एंटर किया था, कितने बजे एंटर किया था, उसको कब एडिट किया था, नेक्स्ट कब उसको कंप्लीट मार्क किया था, कब उसको रिव्यू मार्क किया था, हर एक चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ताकि कौन गलती कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, प्रॉपर अच्छे तरीके से सुपरवाइज किया जा सकता है. देखो, दिस रिकॉर्ड इज नीडेड टू आंसर ऑल द क्वेरीज, to fulfill your statutory requirement, that is your compliance requirements, to detect कि अगर गलतियां हुई तो उनके consequences क्या हैं, and system monitoring के पर्पस के लिए भी काम में आता है. बॉटम लाइन, ऑडिट ट्रेल एक essential requirement है in today's world from all aspects. अब ये ऑडिट ट्रेल के भी दो टाइप्स दिए, एक है अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड दूसरा है ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल. तो ये अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब भाई जो ट्रांजैक्शंस है ना वो प्रॉपर रिकॉर्ड किए जाए. मतलब फॉर एग्जांपल, परचेज के लिए रिक्वायरमेंट है, ये इनिशिएट किसने किया था, उसको अप्रूव किसने किया था, कब अप्रूव किया था, उसके बाद में ऑर्डर प्लेस करने से पहले कोटेशन एनालिसिस किसने किया था, फिर उसका फाइनल ऑथराइजेशन किसने साइन करके दिया था दैट इससे अपने को परचेस करना चाहिए, फिर पीओ किसने बनाया था, समझ रहे हो मेरा बात तुम, फिर गुड्स का क्वालिटी चेक किसने किया था. एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन रहेगा कि भाई परचेस का एंट्री तक आने से पहले स्टार्ट से लेकर एंड तक इस तरीके से प्रोसेस फॉलो हुआ. दैट इज मोर योर अकाउंटिंग ट्रेल. एंड द सेकंड वन इज योर ऑपरेशन ट्रेल. मतलब आपने कोई भी एक्टिविटी जो सिस्टम में की है उसमें कितना रिसोर्सेज को यूज किया है, क्या क्या आपका रिसोर्स कंजम्पशन रहा है, वो हमको देखने को मिलेगा. दैट इज योर ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल. देखो, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ योर अटेम्प्टेड और एक्चुअल रिसोर्स कंजम्पशन जो एक इवेंट के साथ में एसोसिएटेड है. इसका ऑब्जेक्टिव है
कि कोई रिसोर्सेज का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, डू यू गेट माय पॉइंट, कहीं कंजम्पशन बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है अपने एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में, ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसीलिए हर एप्लीकेशन कंट्रोल में आपको लास्ट कंट्रोल ऑडिट ट्रेल कंट्रोल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में कोई भी एप्लीकेशन कंट्रोल पे क्वेश्चन आ जाए, वो कंट्रोल रिलेटेड एक दो पॉइंट याद आ रहे हैं पर कुछ पॉइंट अगर याद नहीं आ रहा है, लास्ट कंट्रोल आप ऑडिट ट्रेल कंट्रोल बाय डिफॉल्ट चिपका सकते हैं। इट इज पार्ट ऑफ एवरी एप्लीकेशन कंट्रोल। सो कम टू द लास्ट वन, योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बाउंड्री कंट्रोल का। तो हमको यहां पर क्या क्या ऑडिट ट्रेल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। देखो, हम चाहते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। देखो, आइडेंटिटी ऑफ द वुड बी यूजर, ऑथेंटिकेशन, क्या आप किस तरीके से ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, रिसोर्सेज क्या क्या आपने रिक्वेस्ट किए, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया गया, क्या क्या डिनाई कर दिया गया। मतलब बाउंड्री एक सिस्टम कंट्रोल, मतलब जो आपने एंटर किया होगा, आपको ये सब का एक्सेस था, आपने कोई ऐसी चीज को एक्सेस करने का ट्राई किया क्या जो आपके परमिसिबल लिमिट्स के बियॉन्ड था। फिर देखो, टर्मिनल आइडेंटिफायर, कौन से टर्मिनल से आपने लॉगिन किया, कितने बजे स्टार्ट किया, कब फिनिश किया, कितनी बार आपने लॉगिन करने का टाइम किया, मतलब अटेम्प्ट किया। बॉटम लाइन यहां पर आपका अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से एंड ऑपरेशन पर्सपेक्टिव से आपने क्या क्या रिसोर्सेज को यूज किया, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऑनेस्टली दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, उसके अंदर पहला बाउंड्री कंट्रोल क्या है, उसके अंदर एटलीस्ट मेरे को 3-4 पॉइंट आने चाहिए। तो क्रिप्टोग्राफी मेरे लिए एक पॉइंट हो गया, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म मेरे लिए एक पॉइंट हो गया, पिन हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, और लास्ट में कुछ समझ में ना आए तो ऑडिट ट्रेल कंट्रोल आप हमेशा लिख सकते हो। सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर बाउंड्री कंट्रोल। ऐसे ही हम इंडिविजुअली शॉर्ट के अंदर सारे के सारे एप्लीकेशन कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप आराम से समझ सकते हैं और एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। मेरे को लगता है इंडिविजुअली कंट्रोल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी गुड, दिस वाज द स्टार्ट वन, बाउंड्री कंट्रोल। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द इनपुट कंट्रोल। नेक्स्ट कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल। नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन एंड हैज अ वेरी हाई चांसेस ऑफ आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आप सिस्टम में डेटा एंटर कर रहे हो ना, तो डेटा में एंट्री करते वक्त ही गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपने इनपुट करते वक्त ही गलती कर दिया तो प्रोसेसिंग कितना भी अच्छा हो जाए, ऑब्वियसली आउटपुट के अंदर आपको गलती मिलने ही वाला है। दैट्स व्हाई at input aspect itself there should be good controls in place। देखो, input control के अंदर सिंपल चीज है। देखो, data that is presented to the application as input should be validated for authorization, reasonableness, कंप्लीटनेस एंड इंटीग्रिटी। बॉटम लाइन, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए इनपुट करते वक्त डेटा को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कुछ इनपुट कंट्रोल्स उन्होंने आपको स्पेसिफाई करके दिए। ऑनेस्टली रियल लाइफ में बहुत सारे इनपुट कंट्रोल्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग पर्सपेक्टिव से यूज किए जाते हैं। दीज आर जस्ट ब्रॉडर कैटेगरीज व्हाट दे हैव गिवन टू यू। द फर्स्ट वन, डेटा कोडिंग कंट्रोल। व्हाट इज डेटा कोडिंग कंट्रोल? तो बेसिकली जब कोई बंदा डेटा एंटर कर रहा है ना, एंटर करते वक्त डेटा के एंट्री के अंदर क्या गलती हो सकती है। देखो, नंबर वन, दीज कंट्रोल्स आर एम्ड एट रिड्यूसिंग द यूजर एरर ड्यूरिंग डेटा फीडिंग। मतलब डेटा का फीडिंग करते वक्त कम से कम गलती हो। अब इन्होंने वो कम कैसे कर रहे हैं ये नहीं बताया, गलतियां क्या होती है ये बताया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, यहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल्स के अंदर वो कंट्रोल पे फोकस के बजाय जो प्रॉब्लम है उसको ही एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस भी नहीं कर रहे, प्रॉब्लम को बता रहे हैं। देखो, नंबर वन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, ट्रांसक्रिप्शन एरर एंड ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर के अंदर क्या बोल रहा है, जो डेटा है उसमें आपने कुछ ऐड कर दिया होगा। देखो, नंबर वन, एक्स्ट्रा डिजिट इज एडेड टू द कोड। 5 डिजिट कोड रहेगा, आपने 6 डिजिट ऐड कर दिया होगा, या आपने ट्रंकेट कर दिया होगा, 5 डिजिट को 4 डिजिट कोड बना दिया होगा, या आपने सब्सटीट्यूट कर दिया होगा, मतलब 4 के जगह 5 एंटर कर दिया होगा। नंबर जो डिजिट जो है वो 5 के 5 ही है, बट जो उसमें 8 नंबर जो था उस नंबर को 8 के बजाय आपने 7 एंटर कर दिया होगा। दैट काइंड ऑफ एरर कैन अराइज, दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन एरर। देखो, सेकेंड वन, ट्रांसपोजिशन एरर, मतलब आपने पोजिशनिंग चेंज कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल 987654 को आप एंटर कर सकते हो एज 897654। ऑब्वियसली गलत कस्टमर के अकाउंट के अंदर एंट्री चले जाएगा या गलत एसेट कोड को हिट हो सकता है। दैट काइंड ऑफ एरर कैन बी कॉल्ड एज योर ट्रांसपोजिशन एरर। सो इन्होंने कंट्रोल क्या लगाना है ये नहीं बताया, सिर्फ जो प्रॉब्लम्स क्या है उनको ही वापस से एक्सप्लेन करके दे दिया है। बॉटम लाइन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा है कि भाई डेटा कोडिंग रिलेटेड एरर्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग कंट्रोल्स लगाने चाहिए। दूसरा चीज, बैच कंट्रोल। नाउ व्हाट इज अ बैच कंट्रोल? जो डेटा आप प्रोसेस करने के लिए 2 टाइम होते हैं आपके पास में, एक होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, एक होता है OLRT, ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस। नाउ
फॉर एग्जाम्पल बैंक्स एंड ऑल, जो आपके एनईएफटीज होते हैं, आरटीजीएस होते हैं, अब एनईएफटी में भी आजकल ये पार्ट निकल रहा है धीरे धीरे, बट वो बैचेस में प्रोसेस होते हैं। मतलब इस 1 आवर में जितने भी आपको आरटीजीएस के रिक्वेस्ट आए वो अगले 1.5 आवर के अंदर प्रोसेस किए जाएंगे। मतलब पूरे ट्रांजैक्शन जो है ना, सो मतलब देयर कैन बी 100 और 200 ट्रांजैक्शंस, उनको प्रोसेस इकट्ठा एक बैच में किया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जब इतने सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक बैच के अंदर जब आप प्रोसेस करते हो ना या एंटर करते हो, प्रॉब्लम ये है यू मे स्किप 1 और 2 ट्रांजैक्शंस। तो इसका इंपैक्ट आपके प्रोसेसिंग में भी आएगा और आउटपुट के ऊपर भी आएगा। इसीलिए कुछ कंट्रोल्स लगाने चाहिए। एग्जांपल समझो, आप एक सप्लायर रिगार्डिंग कुछ 100 इनवॉइसेस हैं, उनका एंट्री कर रहे हो इन अ सिंगल बैच। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि पूरे 100 के 100 इनवॉइसेस इन सही अमाउंट आपके सिस्टम में एंटर हो रहे कि नहीं हो रहे? तो आप कुछ कंट्रोल्स लगा सकते हो। नंबर 1 कंट्रोल उन्होंने जो दिया है वो है फाइनेंशियल कंट्रोल। हो सकता है सारे इनवॉइसेस का जो अमाउंट है, इन टोटलिटी अमाउंट कितना आ रहा है, और एंट्री करने के बाद जो अमाउंट है, अमाउंट को मैच कर लो, टैली कर लो, समझ में आ जाएगा सारा एंट्री सही से हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा क्या बोलता है, हैश टोटल। अब फॉर एग्जांपल ये जो इनवॉइसेस है, हर इनवॉइस का इनवॉइस नंबर रहेगा। लेट्स से इनवॉइस नंबर आपका है फॉर एग्जांपल 1 2 3, अगला वाला रहेगा 1 2 4, अगला वाला रहेगा 1 2 6। फॉर एग्जांपल एक 1 2 5 उन्होंने किसी और को इशू कर दिया होगा। तो ये जो इनवॉइसेस नंबर्स है, इनको टोटल कर लो, ये जो टोटल नंबर है मैच होता है कि नहीं होता है, एंटर करने के बाद का टोटल ले लो, और आपके पास जो फिजिकल पड़े उनका टोटलिंग करके देख लो, दैट इज योर हैश टोटल। देखो, ग्रैंड टोटल कैलकुलेटेड ऑफ एनी कोड ऑन अ डॉक्यूमेंट इन द बैच। अगर यहाँ पे परचेज इनवॉइसेस है तो परचेज इनवॉइस नंबर को आप टोटल करके देख सकते हो ओवरऑल मैच होता है कि नहीं होता है। तीसरा चीज, लाइन आइटम्स को मैच कर लो। देखो, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड काउंट, दैट इज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और नंबर ऑफ लाइन आइटम्स यू हैव, उसके बेसिस पे भी आप कंट्रोल लगा सकते हो। बॉटम लाइन, जब ट्रांजैक्शंस को बैच में प्रोसेस किया जा रहा है तो कोई ट्रांजैक्शन ओमिट तो नहीं हो गया है, गलत तो एंटर नहीं हो गया है, ऐसा कोई एरर ना हो, इसके रिगार्डिंग बैच कंट्रोल्स लगाने चाहिए। तो सर हम पढ़ क्या रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट कंट्रोल। पहला वाला कंट्रोल कौन सा था, डेटा कोडिंग कंट्रोल, जिसमें ट्रांसपोजिशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन्होंने एग्जांपल्स दिए थे। दूसरा है आपका बैच कंट्रोल, कि ओवरऑल बैच को प्रोसेस करने के रिगार्डिंग 3 और कंट्रोल्स के एग्जांपल दिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा वाला है, दैट इज योर वैलिडेशन कंट्रोल। मतलब जब डेटा को एंटर किया जा रहा है ना, सो देयर कैन बी सेपरेट चेक्स व्हिच कैन बी अप्लाइड। आपने देखा होगा कि यार आप जो कभी कभी पासवर्ड सेट कर रहे हो, पासवर्ड कंपल्सरी अल्फा न्यूमेरिक ही होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेस नहीं आ सकता है, तो आप कुछ वैलिडेशन पॉइंट्स लगा रहे हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, ऐसे चेक्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी बैकडेटेड, इनवॉइस डेट कैन नॉट बी बैकडेटेड सेल्स के अंदर आइडियली। तो इस तरीके के कंट्रोल्स आप डिजाइन कर सकते हो। तो ऐसे वैलिडेशन चेक्स को हम डिस्कस करेंगे। देखो, input validation controls are intended to detect errors in the transaction data before they are processed. Number 1, field check. मतलब आप लिमिट डिफाइन कर दो कि मैक्सिमम 8 कैरेक्टर ही आ सकते हैं। पिक्चर चेक, आपने कभी कभी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके देखा होगा, एयू बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे यूजर आईडी आप डालेंगे, अब नीचे पिक्चर आता है, जब तक उसको आप क्लिक नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। दैट कैन बी पिक्चर चेक। फिर वैलिड चेक कोड्स, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो ओटीपी डाल रहे हैं या जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो सही वैलिड कोड है कि नहीं है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा आपको आगे का एक्सेस देना है या नहीं देना है। मतलब इस तरीके के चेक्स आप लगा सकते हो एट डिफरेंट लेवल्स। ये हो गया फील्ड लेवल पे चेक। फिर हो गया रिकॉर्ड लेवल पे चेक कि भाई ओवरऑल जो डेटा एंट्री किया जा रहा है ना, वो ट्रांजैक्शन जो आप एंटर कर रहे हो वो रीजनेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में टोटल परचेजेस अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 10 CR के आसपास, 10 करोड़ के आसपास के हैं। एक इंडिविजुअल परचेस का जब आप एंट्री कर रहे हो, आपने उसके अंदर अमाउंट डाल दिया 12 करोड़ रुपए डायरेक्टली, तो आप एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर भी कंपनी के कैटेगरी के हिसाब से चेक लगा सकते हो कि मैक्सिमम नॉर्मली कितना अमाउंट आ सकता है। या आप ऐसा डाल सकते हो, जब परचेज इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं ना, इट शुड नॉट बी मोर देन द पीओ अमाउंट, पीओ में अप्रूव्ड जो अमाउंट था उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ऐसा रीजनेबल टेस्ट लगा सकते हो। या वैलिड साइन, मतलब इट शुड बी ओनली न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, या हैश या स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है कि नहीं है, वो डाल सकते हो आप। सीक्वेंस चेक कि मतलब प्रॉपर जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बिफोर दे आर एंटर्ड, उस तरीके का चेक लगा सकते हो। तो यू नो दीज आर डिफरेंट वैलिडेशन चेक्स। सो आप जब डेटा को एंटर करेंगे, अगर ये वैलिडेशन चेक करेंगे तो छोटे मोटे एरर्स को ये लोग होने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पिन कोड एंटर करते हो, वो बोलता है ना आपको कि यार पिन कोड अगर आपने ऐसा कुछ तो कम डिजिट का एंटर कर दिया तो वो बोलेगा ना, इट इज नॉट अ वैलिड डिटेल व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, बैच चेक।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के आप हर बैच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो ट्रांजैक्शन आईडी बना सकते हो। अगर वो बैच का ट्रांजैक्शन आईडी मैच नहीं होता है तो हो सकता है कि गलत ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर बैच में आ गया होगा, वो पता चल जाएगा। सीक्वेंस के रिगार्डिंग ऐसे चेक बना सकते हो प्रॉपर्ली आप। मतलब ये सब अलग अलग चेक्स उन्होंने क्रिएट करके दिए हैं जो आपको डेटा को वैलिडेट करने में हेल्प करते हैं। फिर आप वर्जन्स ऑफ डेटा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल्स का वर्जन नंबर 1, वर्जन नंबर 2, ये वर्जन का वैलिडिटी का जो डेटा वो भी बना सकते हो। तो दैट इज योर फाइल चेक, पूरे फाइल का वर्जन यूसेज। लेबलिंग कर सकते हो इंटरनली और एक्सटर्नली। डेटा फाइल को एंटर करने से पहले पासवर्ड चाहिए होता है। आपने देखा होगा आधार जो अपना ई आधार वगैरह रहता है, दे हैव रेस्पेक्टिव पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स। क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स आते हैं, आप जब क्लिक करेंगे आपके ईमेल के अंदर ही बिल है, फिर भी आपको पीडीएफ ओपन करने से पहले वो पासवर्ड मांगेगा कंपल्सरीली। तो यू नो दीज काइंड ऑफ कंट्रोल्स कैन बी इंप्लीमेंटेड। सो दीज आर योर ब्रॉडर लेवल इनपुट कंट्रोल्स। अब देखो इनपुट कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वापस से रिवाइज करो। हम हैं एप्लीकेशन कंट्रोल में, हमने बाउंड्री कंट्रोल पढ़ लिया। इनपुट कंट्रोल के अंदर हमने शुरुआत किया सबसे पहले डेटा कोडिंग कंट्रोल्स, कि भाई जो डेटा फीडिंग किया जा रहा है ना उसमें एरर्स तो नहीं हो रहे। फिर वो बोलता है आपको बैच कंट्रोल, अगर आप ट्रांजैक्शंस को बैच में प्रोसेस कर रहे हो तो भाई उसमें कोई ट्रांजैक्शन स्किप आउट नहीं हो जाना चाहिए। इसके लिए हैश टोटल्स देख लो, फाइनेंशियल टोटल्स देख लो, नंबर ऑफ लाइन टाइम्स चेक कर लो, वैसे कंट्रोल लगा लो। फिर वो आपको बोल रहा है सर डेटा को वैलिडेट तो करना ही चाहिए। तो वैलिडेशन चेक्स बहुत कॉमन है और ये हर ईआरपीस में लगाए जाते हैं। इसमें आप फाइल लेवल पे वैलिडेशन लगाना चाहते हो, फील्ड लेवल पे या रिकॉर्ड लेवल पे, ये सब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब डीबीएमएस पढ़ाया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फील्ड क्या है, फाइल क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, सब पढ़ाया वहां पे, याद आएगा आपको। लास्ट कंट्रोल एज ऑलवेज योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। आ जाओ लास्ट वन, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल, ये हमेशा आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जब डेटा एंटर किया जा रहा है तो सर कौन पर्सन डेटा एंटर कर रहा है, डेटा का सोर्स क्या है, फिर सर कितना टाइम और उसने कब डेटा को एंटर किया, कौन से डिवाइस को यूज करके डेटा एंटर किया गया, समझ रहे हो मेरा बात। फिर सर स्टैंडिंग डेटा जो आपको मास्टर डेटा है, क्या उसको बदलने का जरूरत पड़ा था इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। फॉर एग्जांपल आपका पीओ के अंदर क्वांटिटी आ गया, तो परचेस इनवॉइस में एंट्री करते वक्त योर पीओ क्वांटिटी शुड नॉट बी पास्ड। मतलब पीओ का क्वांटिटी अगर 100 है तो परचेज इनवॉइस से जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपका क्वांटिटी शुड नॉट बी मोर देन 100। इफ इट इज मोर देन 100 आपको पीओ का क्वांटिटी जाके चेंज करना पड़ेगा आइडियली। वो क्यों हो रहा है पता होना चाहिए ना आपको आइडियली। फिर सर ये आपका हो गया अकाउंटिंग ट्रेल के हिसाब से, ऑपरेशन में कितना टाइम यूज किया यूजर ने डेटा एंट्री करने के लिए। देखो टाइम टू की इन द सोर्स डॉक्यूमेंट, कितने एरर्स उसको आए थे। जैसे अपन स्कैनिंग करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यूज करते हैं ना, तो कितनी बार वो स्कैन ढंग से नहीं हो रहा था। ऐसा होता है ना कभी कभी आप डीमार्ट वगैरह में परचेस कर रहे हो, स्कैन करने का ट्राई करा, बार बार स्कैन नहीं होता है, फिर वो कभी कभी डेटा एंटर करता है, तब जाके वो परफेक्टली कैप्चर कर पाता है। फिर कितनी बार आपने एरर्स एंटर कर दिए थे गलत। मतलब बॉटम लाइन कितने रिसोर्सेज आप कंज्यूम कर रहे हो ये ट्रांजैक्शन को करने के लिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। दैट इज योर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड। देखो बेटा मेरा बात सुनो, ये रियल लाइफ में है ऐसे कैसे यूजफुल। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं एग्जाम के हिसाब से, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स विल डिस्ट्रैक्ट यू एंड यू विल फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। और आपको एग्जाम में लिखना क्या है, इनपुट कंट्रोल का मतलब क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और इनपुट कंट्रोल के अंदर क्या एग्जांपल्स दिए उन्होंने। डेटा कोडिंग कंट्रोल दिया है इन्होंने आपको वैलिडेशन चेक दिया है, बैच कंट्रोल दिया है एंड लास्ट में ऑडिट ट्रेल कंट्रोल दिया है। ये बॉटम लाइन 4 पार्ट्स हैं इन योर इनपुट कंट्रोल्स। सो क्या आप इनपुट कंट्रोल्स एंड बाउंड्री कंट्रोल से कंफर्टेबल है बाय नाउ। सो देयर आर टोटल 6 कंट्रोल्स, हमने उसमें से सिर्फ 2 पार्ट को डिस्कस किया है अंडर योर एप्लीकेशन कंट्रोल्स। गिविंग यू 2 minutes, you can revise that and then we'll start with the next one. Revise. ओके लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब हम पहले डेटाबेस कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल पढ़ेंगे, विच इज प्रीटी क्लोज टू योर इनपुट कंट्रोल, एंड देन लास्ट के अंदर हम प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन के ऊपर जाएंगे। कम टू डेटाबेस कंट्रोल इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर 3D.25। अब अगेन जब आप डेटाबेस कंट्रोल का बात करोगे, वेरी क्लोज टू योर इनपुट कंट्रोल। बॉटम लाइन हर एक एप्लीकेशन सिस्टम में जो डेटाबेस रिसोर्सेज मैनेज किए जाते हैं उसको एक्सेस कौन कर सकता है। सिक्योरिटी वाला पार्ट आएगा, कॉन्करेंसी अगर हुआ तो क्या किया जाएगा। याद है क्या, 2 लोग अगर एक डेटा में साथ में बदलाव कर रहे हैं तो किसके बदलाव को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं एक्सेप्ट करना है। दैट काइंड ऑफ कंट्रोल्स विल कम हियर। देखो दीज कंट्रोल्स आर यूज्ड विद इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ऑलमोस्ट जो सेम कंटेंट पढ़ेंगे ना वही यहाँ पर लिखने वाला है। मतलब बॉटम लाइन इसमें कुछ नया पार्ट बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि डेटाबेस वाला पार्ट और पहले कंट्रोल्स में आ चुका है। नंबर 1 एक्सेस कंट्रोल, सिंपल चीज, अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए डेटाबेस का। देखो डेटाबेस सबसिस्टम्स शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, क्लियर है। नंबर 2 इंटीग्रिटी कंट्रोल। अब एक एग्जांपल समझो, लेट्स से यू यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो, यूजर आईडी, पासवर्ड, देन इट आस्क्स यू फॉर एन ओटीपी। अब ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में गया होगा, उसका तुमने एंटर किया।
अब लेट्स से अगर आपको कुछ ट्रांजैक्शन करने, यू वांट टू मेक एन अकाउंट ट्रांसफर, जब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हो वो फिर से आपको ओटीपी मांगता है। मतलब आई अंडरस्टैंड, आपने फोन के अंदर जब लॉगिन किया होगा अपने फोन बैंकिंग में या लेट्स से इंटरनेट बैंकिंग में, पहले उसने आपसे शायद ओटीपी मांगा होगा, आपने एंटर किया, अब तो रजिस्टर्ड यूजर लग रहा है, फिर भी वो वापस से आपका इंटीग्रिटी चेक कर रहा है कि ट्रांजैक्शन करते वक्त भी वापस से ओटीपी उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आया था वही मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली टेस्टिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। देखो, these are required to ensure accuracy, completeness and uniqueness of data. Constraints should be established. Restrictions लगाने चाहिए और देखना चाहिए कि भाई कंसिस्टेंसी है या नहीं है रिलेशनशिप में। मतलब जो ऑथराइज यूजर एंटर कर रहा है ना, वही ये ट्रांजैक्शन करने का ट्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है डेटाबेस में। इस तरीके के कंट्रोल्स को आप इंटीग्रिटी कंट्रोल्स बोल सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, कॉन्करेंसी कंट्रोल्स। बोला ना मैंने आपको, जब अगर मल्टीपल यूजर्स एक साथ में अगर एक डेटा में एंट्री कर रहे हैं तो कौन से डेटा को एक्सेप्ट करना है और कौन से डेटा को रिजेक्ट करना है, फीफो मेथड लगाना है या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है। जैसे हम लोग जब आर्टिकलशिप में काम करते थे ना, अगर एक ही सिस्टम में एक फाइल पे दो आर्टिकल ने काम किया और जब एक दूसरे से डेटा को रेप्लिकेट करते थे तो वो दिखाता था रेप्लिकेशन कॉन्फ्लिक्ट आया है। आपने भी इस फाइल पे काम किया, इसने भी इस फाइल पे काम किया है, किस डेटा को आपको रखना है और किसको उड़ा देना है, ये डिसीजन एक ऑथराइज इंसान लेगा। इस तरीके का कंट्रोल आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल लगाया जा सकता है। फिर सेम क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, मतलब एन्क्रिप्टेड डेटा को लगा सकते हो आप डेटाबेस के अंदर ताकि साइफर टेक्स्ट को कोई भी अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना कर पाए। देन यू हैव फाइल हैंडलिंग कंट्रोल, मतलब आपका जो डेटाबेस है उसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ स्टोर किया जाएगा वहां पर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, उस डिवाइसेस के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, वो हो गया आपका फाइल हैंडलिंग कंट्रोल। मतलब दिस डेटाबेस कंट्रोल इज नथिंग न्यू, इट इज सिमिलर टू व्हाट ऑल अदर कंट्रोल्स व्हाट यू हैव डिस्कस्ड, बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर भी कोर पार्ट जो है वो आपका डेटा का रहने वाला है। लास्ट वन इज ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। आ जाओ वापस से, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल। सर क्या एक यूनिक टाइम स्टैंप आप लगा रहे हो हर ट्रांजैक्शन पे, मतलब जो भी एक नया ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, यूनिक टाइम स्टैंप, ये ट्रांजैक्शन इतने बजे इस यूजर ने एंटर किया या एडिट किया या डिलीट किया, वॉट एवर इट इज। नेक्स्ट वन, अटैच बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस। मैंने याद है आपको ऑडिटिंग ऑफ दीज कंट्रोल्स वाले पार्ट के अंदर स्नैपशॉट्स वगैरह डिस्कस किए थे, समझ रहे हो मेरा बात। कंटिन्यूअस एंड मतलब बॉटम लाइन, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एन ऑडिटिंग, एटलीस्ट मेरे पास में ट्रांजैक्शन के पहले क्या सिचुएशन था, ट्रांजैक्शन के बाद का सिचुएशन क्या है, वो क्लियर कट मुझे नेक्सस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इस तरीके का डेटा अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। फिर अगर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं टू द ऑडिट ट्रेल, वो प्रॉपरली आपके सिस्टम में रिकॉर्डेड रहने चाहिए। बॉटम लाइन, हम चाहते हैं सारे बदलाव रिलेटेड टू दीज डेटाबेस ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन योर ऑडिट ट्रेल फॉर्म। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल, प्रॉपर क्या क्या रिसोर्सेज कंज्यूम किए थे जिससे डेटाबेस में इंपैक्ट आया। फॉर एग्जांपल टोटल डेटाबेस का साइज x था, वो किस किस एंट्री के बाद कितना बढ़ते गया, किस किस डिलीशन के बाद कम होते गया। इन जनरल आपके रिसोर्सेज का कंजम्पशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर डेटाबेस कंट्रोल। ऑनेस्टली नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग ग्रेट आउट देयर। इससे बढ़िया मेरे को लगता है आउटपुट कंट्रोल पे क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर काफी चेंजेस किए हैं, थोड़ा लॉजिकल बनाया है उसको आइडियली। वी विल डिस्कस आउटपुट कंट्रोल्स नेक्स्ट। गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार आप रिवाइज कर लो डेटाबेस कंट्रोल को, फिर आगे बढ़ेंगे। वापस से हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन में सबसे पहले पढ़ा बाउंड्री कंट्रोल, फिर पढ़ा इनपुट कंट्रोल, फिर पढ़ा डेटाबेस कंट्रोल और अब पढ़ने जाएंगे आउटपुट कंट्रोल। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन, आउटपुट कंट्रोल्स। सिंपल शब्दों में आपके सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन का आउटपुट है वो किसको एक्सेस मिल सकता है, किस फॉर्म में एक्सेस मिल सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सेस मिल सकता है, ताकि एक सिक्योर्ड मैनर के अंदर आउटपुट का एक्सेस दिया जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो, टू एंश्योर दैट डेटा डिलीवर्ड टू यूजर विल बी प्रेजेंटेड, फॉर्मेटेड एंड डिलीवर्ड इन अ कंसिस्टेंट एंड सिक्योर्ड मैनर। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार जब डेटा एंटर कर रहे हैं ना, लेट्स से एक कस्टमर के बारे में, सप्लायर के बारे में, तो पूरा डिटेल डेटा रहता है। जब हम हमारे एक यूजर को डेटा का एक्सेस दे रहे हैं आउटपुट के फॉर्म में, तो कितना डेटा का एक्सेस देना ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, हमारा एक मैनेजर कैटेगरी का एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट वांट हिम टू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट माय कस्टमर। बेसिक इंफॉर्मेशन जो उनका पर्पस सॉल्व करता है उतना मिलना चाहिए आइडियली। मतलब इन्फेरेंस कंट्रोल, मतलब
कितना कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो डेटा से। तो हम चाहते हैं डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन किया जाए, दैट मींस हम सारा का सारा डेटा डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे हमारे यूजर्स को, कितना लिमिटेड फॉर्म ऑफ डेटा डिस्क्लोज करना चाहेंगे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। देखो, these are to prevent compromise of statistical databases from which users can obtain only aggregate statistics rather than individual data item। मतलब हम एक यूजर का इतना डिटेल डेटा नहीं देंगे ताकि उसका डेटा प्राइवेसी ब्रीच ना हो, बट हाँ एग्रीगेटेड में इस कस्टमर से टोटल लमसम इतने का ऑर्डर आया है, हमने इतना प्रोसेस कर दिया है, कस्टमर का लोकेशन, मतलब आई एम ट्राइंग टू से बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अगर सर्विस इंडस्ट्री में हुए तो ये आपके लिए इन्फ्रेंस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो रादर देन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव है टू लिमिट द सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज प्रोवाइडेड टू यूजर्स, ताकि डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया जाए, डेटा का प्राइवेसी मेंटेन किया जाए फॉर माय कस्टमर्स और सप्लायर्स। नेक्स्ट वन, योर फर्स्ट वन वाज योर इन्फॉर्मेशन कंट्रोल। दूसरा वाला क्या है, ये जो आउटपुट है उसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर ना दो कैटेगरी है, मतलब इन्होंने क्या किया, डेटा आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया बैच कंट्रोल, एक बना दिया ऑनलाइन कंट्रोल। मतलब जो आउटपुट है इसको आप बैच के फॉर्म में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, या आप इसको ऑनलाइन, मतलब व्हेन यू लॉग इन, आप कितना डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग दो कंट्रोल, देखो, बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल एंड ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। नाउ देयर आर टू डिफरेंट वेज। या तो सिस्टम आप ऐसा बना सकते हो, आप क्या डेटा चाहिए आपको, रिक्वेस्ट प्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, आपके हिस्टोरिकल बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने हैं, आपको रियल टाइम बेसिस पे नहीं मिलता है, आपको रिक्वेस्ट प्लेस करना पड़ता है। कुछ टाइम बाद में वो आपको एक ईमेल पे कंफर्मेशन देगा या नोटिफिकेशन देगा, नाउ इट इज रेडी टू डाउनलोड, इट इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर सम टाइम। तब तक आपने डाउनलोड किया तो ठीक है, उसके बाद में वो वहां से चले भी जाएगा। तो बैचेस के अंदर आउटपुट डिलीवर किया जा रहा है। ऑनलाइन इज मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करने का मेरे को, या मिनी स्टेटमेंट व्यू करने का मेरे को, लॉगिन किया, व्यू मिनी स्टेटमेंट, रियल टाइम पे मेरे को ऑनलाइन डेटा का एक्सेस मिलेगा एज अ आउटपुट। तो आपको आउटपुट भी बैचेस के अंदर डिलीवर करने का है या ऑनलाइन डिलीवर करना है, दो अलग अलग मैकेनिज्म रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द बैच वाला पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर आउटपुट किसको एक्सेस दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नंबर वन, ओनली ऑथराइज यूजर्स शुड गेट दी एक्सेस। मतलब हमको ये जो बैच रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, या जो बैच रिपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन है, ओनली ऑथराइज यूजर को देना चाहिए ऑब्वियसली सर। दूसरा चीज, अगर वो स्पूलिंग याद है क्या आपको, आप जब अगर प्रिंटिंग के लिए कुछ चीज लगा चुके हो, पैरेलली आप दूसरी चीजों को रन भी कर सकते हो। पहले एक जमाने में अगर आपने प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन दिया, बाकी कोई काम सिस्टम नहीं कर पाता था। देखो, यू कैन कंटिन्यू, यूजर्स कैन कंटिन्यू to work on a file when your documents are on a queue to be printed. This kind of control can be there. Next one, printing control. अरे मैं आपको एग्जांपल दिया था, याद है क्या, कि जब आप in a organization like Deloitte where I used to work, मैं अपने लैपटॉप से जब कंट्रोल पी करता हूँ, प्रिंट बोलता हूँ, वो पूछेगा कौन से प्रिंटर पे प्रिंट करने का है। तो मैंने बोला मेरे नियर बाय प्रिंटर नंबर 4 है, उस पर प्रिंट देने का है। प्रिंटर 4 पे क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक किया, अभी प्रिंट नहीं होगा। आई हैव टू गो टू द प्रिंटर, अपना जो आईडी टैग होता है उसको स्कैन करना पड़ेगा, फिर वो मेरे को बताएगा कि तुम्हारा आईडी टैग से, जो तुम्हारे लैपटॉप से 4 प्रिंट के इंस्ट्रक्शंस आए, 4 में से कौन सा प्रिंट करना है, क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक कर प्रिंटर में, तब जाके वो प्रिंट आउट निकाल के देगा। तो मतलब कौन प्रिंट आउट निकाल रहा है, अनऑथराइज इंसान को प्रिंट आउट का एक्सेस तो नहीं मिल रहा है, ऐसा कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा। समझ रहे मेरा बात। फिर जब आप आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आउटपुट ऐसा होना चाहिए, जैसे ही मैंने आउटपुट जनरेट किया, इमीडिएटली मेरे यूजर को एक्सेस मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ए लैग। अगर टाइम पीरियड में गैप अगर आया तो आउटपुट का मिसयूज कोई ना कोई कर पाएगा। फिर ये आउटपुट कब तक आप यूज कर सकते हो, डिलीट कब होना चाहिए, डिस्पोज कब करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये कंट्रोल चाहिए। तो देखो सर, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, as soon as report are generated it should be immediately distributed। फिर देखो, रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल, क्या आप आउटपुट को रिटेन कर सकते हो या इमीडिएटली डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कितने टाइम तक वो आउटपुट रहेगा एक्सेसिबल, उसके लिए लिमिट्स लगाए जा सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर कंट्रोल्स आपके लिए ऑनलाइन आउटपुट कंट्रोल्स में भी आएंगे। देखो, इट इज कंसिडर्ड व्हेन यू वांट टू एक्सेस दीज आउटपुट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। देखो, सोर्स कंट्रोल, कौन कौन क्या क्या ऑनलाइन डेटा को एक्सेस कर सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, सेम चीज हम चाहेंगे अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ ऑनलाइन डेटा नहीं होना चाहिए। सेम चीज डिस्पोजिशन कंट्रोल, हमने एम्प्लॉयज को बताना चाहिए कि जैसे आपने आउटपुट डेटा को यूज कर लिया, रेलेवेंट डेटा खत्म हो चुका है, उसके बाद इमीडिएटली आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। रिटेंशन, कितने टाइम पीरियड के लिए रिटेन किया जाएगा, डिलीशन कौन कर सकता है या ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स। बॉटम लाइन,
हम चाहते हैं आउटपुट ऑथराइज इंसान को मिले, ऑथराइज टाइम पीरियड के लिए मिले, ताकि वो ऑथराइज तरीके से सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाए। इसके रिगार्डिंग हमने जनरल कंट्रोल्स को लगाया है। हम वापस से आउटपुट कंट्रोल्स पे, मतलब हम चाहते हैं आउटपुट सही इंसान को कंसिस्टेंट एंड सिक्योर्ड मैनर में मिलना चाहिए। वो क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है, ज्यादा डेटा ना मिले, डेटा प्राइवेसी ब्रीच ना हो, इसके लिए इन्फेरेंस कंट्रोल बताया। फिर बोला आउटपुट का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैचेस में हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है, उनके रिगार्डिंग कंट्रोल लगाना पड़ेगा। एंड लास्ट में आएगा आपका ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। आ जाओ, स्टैंडर्ड ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। देखो क्या क्या आउटपुट प्रेजेंट किया जा रहा है, किसका आउटपुट रिसीव हो रहा है, उसका डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा। कब आउटपुट रिसीव हुआ, क्या एक्शन लिया। आपको मालूम है ना, आप देयर इज अ कॉल बैक ऑप्शन इवन ऑन ईमेल। आउटलुक के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ऐसा ऑप्शन होता है, मैंने किसी को ईमेल सेंड किया, उसने अभी तक ईमेल ओपन नहीं किया, उसके इनबॉक्स में है, उसको कॉल बैक कर सकता हूं वापस से। एंड मेरे पास एक स्टैंप रहेगा कि मैंने ईमेल भेजा था, कब कॉल बैक हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसने ईमेल ओपन करके डाउनलोड कर लिया एक बार तो बात अलग है, देन कॉल बैक रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। बट उसने अगर इनबॉक्स में ही है, अभी तक ओपन नहीं किया है, तो कॉल बैक करने का भी ऑप्शन रहता है। तो यू नो ऐसा लॉग्स मेंटेन रहेगा तो फायदा रहेगा ना, पता चलेगा कि क्या इवेंट इनिशिएट किया था, उसका ट्रिगर क्या था, आउटकम क्या आया, ताकि अगर किसी को इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग करना है, तो ये आपके ऑडिट ट्रेल्स बहुत रेलेवेंट बन जाएंगे। फिर देखो आउटपुट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आउटपुट किस फॉर्म में दिया जा रहा है, कैसे स्टोर किया जा रहा है, कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। फिर सर डेटा को आप प्रिंट टाइम के हिसाब से, डिस्प्ले रेट, ये सब कुछ आपको। बॉटम लाइन हम चाहते हैं आप ऑडिट ट्रेल में हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्या रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं उसका भी, एंड क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कौन इवेंट कर रहा है, कब इवेंट हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट ट्रेल। बॉटम लाइन, अभी तक हमने एप्लीकेशन कंट्रोल में सबसे पहले पढ़ा बाउंड्री कंट्रोल, फिर पढ़ा इनपुट कंट्रोल, फिर इनपुट का आउटपुट क्या आ सकता है, उसका एक्सेस किसको मिलेगा, वो कंट्रोल पढ़ा। फिर सर इस पूरे एप्लीकेशन में जो कोर पार्ट है, दैट इज योर डेटाबेस पार्ट, वो वाला कंट्रोल हमने डिस्कस किया और सबसे टाइम पास था, बट एक्चुअली में सिस्टम के अंदर सबसे कोर पार्ट रहता है। अब हमारे पास डिस्कशन करने को बचा है प्रोसेसिंग कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल। वी लेफ्ट विथ ओनली टू, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। Giving you 2 minutes, revise them, and then we'll continue and discuss the last 2 ones also. Spend 2 minutes. Okay, let's start with the last 2 controls, that is communication control and processing control. थोड़े चैलेंजिंग लगेंगे, बट एक्चुअली समझने का ट्राई करोगे तो बहुत सिंपल है। लेट्स स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन कंट्रोल फर्स्ट। सो in the information system, when you start using the system, communication is the core aspect कि एक यूजर दूसरे यूजर से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। तो मे बी फॉर एग्जाम्पल ऑन द सेम नेटवर्क मल्टीपल पीपल आर वर्किंग, दे आर शेयरिंग डेटा विद ईच अदर, डू यू गेट माई पॉइंट। और मे बी द इनपुट ऑफ वन यूजर इज द कोर, the output of one user is the input for another user, and they may have dependency with each other as well. So and the communication can be over the intranet. So आपका जो communication channels है उसके अंदर noise वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, वो लोग एक्चुअली ERP से बहुत आगे चले गए while writing communication controls. They literally went to the communication line, उसका physical components वाले पार्ट पे चले गए, subversive attacks जो हो सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो theoretically बहुत सिंपल है, रियल लाइफ में ERP के communication controls को पढ़ना बहुत चैलेंजिंग है, बट स्टिल जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ के उड़ा देंगे। सर they discuss about the exposure in my communication system, so I need to have control over my physical components. मतलब जो आप मॉडेम यूज करने वाले हैं, ट्रांसमिशन मीडिया यूज करने वाले हैं, कम्युनिकेशन लाइंस यूज करने वाले हैं, इनका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो बहुत एसेंशियल है टू बी कंट्रोल्ड इफ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन ऑन द ओवरऑल कम्युनिकेशन चैनल। दूसरा चीज लाइन एरर कंट्रोल। याद आपको बचपन में पूरा कम्युनिकेशन का चार्ट पढ़ाया होगा, सेंडर रिसीवर, पर बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉइस, जिसकी वजह से जो सेंडर ने भेजा है रिसीवर को नहीं मिला होगा। तो दिस योर कंट्रोल कैन बी कॉल्ड एज लाइन एरर कंट्रोल। देखो व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन, द प्रॉब्लम कैन बी दैट नॉइस की वजह से शायद वो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा और जो डेटा यहां से भेजा होगा वो वहां पे रिसीव नहीं होगा एंड गलत डेटा प्रोसेस कर दिया जाएगा। इसलिए लाइन एरर उसको रिड्यूस करने के लिए लाइन एरर कंट्रोल्स लगाने चाहिए। फिर एक चीज है जो कंसेप्चुअली आईटी पर्सपेक्टिव से अच्छा है, फ्लो कंट्रोल। हो सकता है जो दो
प्रोसेसर्स डेटा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हो सकता है एक मेन फ्रेम प्रोसेसर है और दूसरा वाला लेट्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है कंपैरेटिवली। सो मे बी ये डेटा जब सेंड कर रहा है कंपैरेटिवली लेट्स से बहुत फास्ट स्पीड में सेंड कर रहा है, बट जो आपका मेन फ्रेम प्रोसेसर है उसके पास में एक्सेप्टेंस नहीं है उतना सुपर कंप्यूटर जैसे प्रोसेस करने का डेटा को। तो सर देयर कैन बी क्लॉगिंग, फ्लडिंग ऑफ डेटा, जिसकी वजह से डेटा बीच के अंदर डिलीट हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है। उसको रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर फ्लो को चैनलाइज करना चाहिए। देखो फ्लो कंट्रोल्स आर नीडेड बिकॉज टू नोड्स मतलब टू मशीन्स इन अ नेटवर्क कैन डिफर इन टर्म्स ऑफ एट व्हाट स्पीड दे कैन सेंड data, at what speed they can receive data, and at what speed they can process data. For example, a mainframe can transmit data to a microcomputer or a supercomputer category device can be sending to mainframe. तो सर अगर आप चाहते हैं कोई भी डेटा लॉस ना हो तो प्रॉपरली आपको डेटा को चैनलाइज करना पड़ेगा, फ्लो को कंट्रोल रखना पड़ेगा। सिमिलरली यू मे हैव चैनल एक्सेस कंट्रोल। देखो two different nodes in a network can compete to use a communication channel। याद है वर्चुअलाइजेशन पढ़ाया था, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। एक नेटवर्क मतलब आपका जो इंटरनेट का स्पीड है उसको यूज करने के लिए दो यूजर्स हैं, एक का हार्डवेयर काफी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली, सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड है, एक का हार्डवेयर थोड़ा पुराना है, सॉफ्टवेयर भी कंपैरेटिवली वीक है। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गर मशीन है, ये डेटा को जल्दी खींच पाएगा आइडियली। तो जब ऐसा कंटेंशन होता है, कंटेंशन मतलब देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और टू डिवाइसेस, तो सर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्गर डिवाइस इज एबल टू कैप्चर मोर नेटवर्क, जबकि दूसरे वाले डिवाइस को भी इक्वली इंपॉर्टेंट है नेटवर्क का एक्सेस होना। ऐसे सिनेरियोस को हटाने के लिए आप चैनल एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो, प्रॉपर वर्चुअलाइजेशन का यूज करो, डिवाइड करके दे दो कि भाई डिपेंडिंग अपॉन योर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब रिक्वायरमेंट हम आपको डेटा का एक्सेस देने का ट्राई कर रहे हैं। सिमिलरली कंट्रोल ओवर सबवर्सिव थ्रेट्स, मतलब जो हैकर्स एंड थर्ड पार्टीज जो अनऑथराइज्ड लोग हैं वो लोग या तो फिजिकली एंटर करने का ट्राई करेंगे या लॉजिकली एंटर करने का ट्राई करेंगे। अगर लॉजिकली भी आपके सिस्टम में एंटर कर जाते हैं तो डेटा जब तक उनके पास पहुंचता है इट शुड बिकम यूजलेस, इट शुड बी encrypted in such a way that even if they have the access of data they cannot make any use of data। तो देखो फिजिकल बैरियर्स लगा सकते हो, साथ साथ में लॉजिकल बैरियर्स लगा सकते हो, जैसे इंट्रूडर को अगर एक्सेस मिल भी गया तो डेटा उसके लिए यूजलेस हो जाएगा। ऐसे कम्युनिकेशन कंट्रोल्स आपने स्टैब्लिश करने चाहिए। लास्ट वन इज योर ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। देखो मैं कोई भी 4 कंट्रोल पिक कर रहा हूं, अगर एग्जाम में आपने कम्युनिकेशन में आकर के कोई भी 4 पॉइंट लिख दिए, फिजिकल कंपोनेंट पे लिख दिया, फिर लेट्स से लाइन एरर कंट्रोल पे एक लिख दिया, फ्लो कंट्रोल पे एक लिख दिया, चैनल सर्वर पे एक लिख दिया, मतलब रेस्पेक्टिव ऐसे 4 पॉइंट्स अगर आपने बना दिए तो भी आपका काम हो जाएगा। लास्ट में हमेशा ऑडिट ट्रेल कंट्रोल आता ही है। देखो ऑडिट ट्रेल कंट्रोल में क्या बोलता है, सर सोर्स का यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हर नोड मतलब हर नेटवर्क कहां रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है उसका रिकॉर्ड चाहिए, टाइम एंड डेट जब मैसेज को डिलीवर किया गया था, मैसेज डिस्पैच एंड रिसीव हुआ है, जैसे हमको व्हाट्सएप पे मिलता ना ग्रीन टिक एंड ब्लू टिक। बेसिकली सिमिलरली ट्रेल शुड बी मेंटेन्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स। फिर देखो कितने मैसेजेस हुए थे उनका रिकॉर्ड चाहिए, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज नो, फिर कितने क्यू लेंथ है हर नोड पे, एक नोड पे 5 मैसेजेस ऑलरेडी इन क्यू है बिकॉज वो अभी तक पूरे रिसीव नहीं हो पाए। तो इस तरीके से आपको ऑडिट ट्रेल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज ऑपरेशंस। दिस वाज योर कम्युनिकेशन कंट्रोल। देखो ऑनेस्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इनपुट आउटपुट एंड बाउंड्री मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वंस है, इसलिए उनको मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया। यहां पर मेरे को लगता है चांसेस कंपैरेटिवली कम है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना है तो आपको वर्चुअलाइजेशन वगैरह पे पूछ लेगा चैप्टर 4 में डायरेक्टली यार। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट विल मेक मोर सेंस। या आपको प्रोसेसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछने का है तो वो रैम रोम आपको चैप्टर 3 के अंदर पार्ट ए और बी पे क्वेश्चन पूछ लेगा। व्हाई वुड दे वांट टू आस्क अंडर एप्लीकेशन कंट्रोल लॉजिकली, इसलिए मैं थोड़ा कम एम्फसाइज कर रहा हूं, मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट स्टिल यू नेवर नो, इट्स ICAI, दैट्स व्हाई वी नीड टू कवर एवरीथिंग। लेट्स गो टू द लास्ट वन, प्रोसेसिंग कंट्रोल। देखो यार ये शॉर्ट रिवीजन है, अगर आप लिटरली एक एक कंट्रोल को पढ़ने के लिए टाइम स्पेंड करेंगे और मैं सारे एग्जांपल्स दूंगा रेगुलर लेक्चर्स के अंदर तो एक एक कंट्रोल पे ऑलमोस्ट 40-45 मिनट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव और मेरा ऑब्जेक्टिव है 1 घंटे में सारे खत्म करना। डू यू गेट माय पॉइंट? इसलिए थोड़ा क्विक भी रहेगा बट ऑब्जेक्टिव है आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आप रिवाइज करने के लिए सुन रहे हो मेरा बात। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल क्विक एंड लेस एग्जांपल्स एंड मोर एग्जाम ओरिएंटेड। लेट्स गो टू द लास्ट वन, प्रोसेसिंग कंट्रोल। जब मैं प्रोसेसिंग का बात करता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आएगा? सेंट्रल प्रोसेसर। दूसरा चीज आपका मेमोरी वाला पार्ट, दैट इज योर रियल मेमोरी एंड योर वर्चुअल मेमोरी। तो वैसा ही कंट्रोल बनाए, प्रोसेसर कंट्रोल बनाए, फिर आपके लिए रियल मेमोरी कंट्रोल नाम के लिए, अंदर कुछ लिखा नहीं है ऑनेस्टली। वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल नाम के लिए, अंदर कुछ भी नहीं है।
लास्ट में आपको ऑडिटल कंट्रोल आ जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल एक्चुअली में अलग कंट्रोल नहीं होता है, ये आपके डीबीएमएस में इंटीग्रेटेड होता है। देखो क्लियरली बोला है, दीज कंट्रोल्स आर एनफोर्स थ्रू डीबीएमएस इटसेल्फ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है, मेरे हिसाब से फोकस करना प्रोसेसर कंट्रोल, रियल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी एंड लास्ट वन इज ऑडिट ट्रेल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियल मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। रियल मेमोरी इज योर प्राइमरी स्टोरेज, तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि रियल मेमोरी के अंदर रेगुलरली अगर कोई अनऑथराइज यूसेज करने का ट्राई किया जा रहा है तो उसका प्रॉपर डिटेक्शन होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। देखो रियल मेमोरी कंट्रोल सीक टू डिटेक्ट एंड करेक्ट errors that may occur in memory cells and to protect the memory which is assigned to a program for any illegal access, मतलब any unauthorized person should not be able to access, ऐसे कंट्रोल मैकेनिज्म आपने बनाने चाहिए। सिमिलरली वर्चुअल मेमोरी इज मोर लाइक आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या एक स्पेसिफिक प्रोग्राम रन करने के लिए कुछ एडिशनल स्टोरेज स्पेस चाहिए जो आपका रियल मेमोरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वर्चुअल मेमोरी कम्स इनटू पिक्चर। देखो व्हेन एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस, इस सिचुएशन में आपको जो एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस चाहिए वो x है, इट इज मोर देन व्हाट इज अवेलेबल इन रियल मेमोरी, देन योर वर्चुअल मेमोरी कम्स इनटू पिक्चर। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें आपको देखना पड़ेगा वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल कब किया जा रहा है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, इतना कंट्रोल लगाया आपका काम हो जाएगा। सो कब, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रोसेसिंग कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर कंट्रोल। यहां पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। सबसे पहले एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, मतलब हो सकता है जो प्रोसेसिंग है आपका इनसाइड द सिस्टम, कभी कभी वो मैल फंक्शनिंग हो रहा है, मतलब आप इनपुट सही कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आउटपुट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, या इनपुट कर रहे हो लेट्स से 5 डेटा बट यू आर एबल टू प्रोसेस ओनली 1 or 2 डेटा बिकॉज मे बी आपका प्रोसेसर का जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड यूसेज हो रहा होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? नाउ देयर कैन बी चैलेंजेस इन द सिस्टम। देखो हो सकता है आपका सिस्टम के अंदर फटीगनेस आ गया है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए गड़बड़ हो रहा है, या बार बार गड़बड़ ऐसा सेम चीज हो रहा है, या परमानेंटली आपका सिस्टम खराब हो गया है, आपको प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को शायद रेगुलरली रिविजिट करते रहना पड़ेगा। इसीलिए पता है ना, हम वो हमारे सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करते हैं। जब भी हमारा सिस्टम हैंग होता है, अटक जाता है, तो हम टास्क मैनेजर में जाके देखते हैं ना कि हमारा टोटल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में कितना परसेंटेज कौन सा चीज यूज कर रहा है। मतलब मैं अपनी डिवाइस पे एडिट भी कर रहा हूँ लेक्चर, साथ में मैं अपना इंक्रिप्शन भी लगा के रखा हूँ, साथ में कंप्रेशन भी लगा के रखा हूँ, तो कौन ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कंज्यूम करके मेरे सिस्टम को परेशान कर रहा है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट वन, टाइमिंग कंट्रोल। देखो एन ऑपरेटिंग सिस्टम में गेट स्टक इन इनफाइनाइट लूप। याद है कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपने कुछ क्लिक किया सडनली, वो प्रोसेस नहीं कर रहा था, फिर जब आपने बहुत बार क्लिक किया, याद है आपको टास्क बार में से छोटे छोटे बहुत से टास्क बार, hundreds of your options are visible. So click on yes and there are 100 options of yes. बेसिकली वो एक इनफाइनाइट लूप में स्टक हो गया है, आपको शायद इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा, फोर्स एग्जिट करना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में फेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बता रही है कि आप कोई एरर को डिटेक्ट या करेक्ट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ ए प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, या कोई टाइमिंग कंट्रोल, मतलब इट्स मोर लाइक यू आर स्टक इन ए इनफाइनाइट लूप एंड यू आर नॉट एबल टू एग्जिट आउट ऑफ इट। इट्स अ लूप लाइक मैंने कॉन्स्टेंटली सेम प्रॉब्लम रिपीट होते जा रहा है, तो आपको शायद कंप्लीटली एग्जिट करना पड़ेगा, फोर्स एग्जिट करना पड़ेगा। लास्ट वन, कंपोनेंट रेप्लिकेशन। हाँ, अगर प्रोसेसर फेलियर होता है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू सिग्निफिकेंट लॉसेस, एंड सर अगर आपको ये प्रोसेसर रिडंडेंसी रखते हो, बैकअप वाला कॉन्सेप्ट यार, मतलब एक बार प्रोसेसिंग किया आपने छोड़ दिया उसको, लेट्स से आउटपुट तक नहीं पहुंचे बिकॉज आपका एक्जिस्टिंग प्रोसेसर फेल हो गया, बट इफ देयर इज अ बैकअप प्रोसेसर इन प्लेस, रिडंडेंट प्रोसेसर इज लाइक मोर लाइक अ बैकअप प्रोसेसर, तो शायद अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो इमीडिएटली डेटा को यहां सेंड कर देगा, प्रोसेसिंग करके आपका काम चलते रहेगा और डेटा लॉस नहीं होगा आपका। द मेन ऑब्जेक्टिव इज नाउअडेज इट इज देयर इनसाइड द सिस्टम। जब हम कंट्रोल एक्स करते थे, कट करके पेस्ट करते थे, और लेट्स से कोई वजह से सिस्टम बंद हो जाता था, डू यू गेट माय पॉइंट? तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम पहले फेस होता था कि आपने जो कट किया है वो डेटा कट तो हो गया, इस मेमोरी से निकल गया, बट दूसरी जगह सेव होने से पहले ही आपका सिस्टम बंद हो गया, तो डेटा लॉस कुड हैव हैपेंड। नाउअडेज सिस्टम्स इस तरीके से डिजाइन किए कि उसको कैप्चर करके रखते हैं और आपको रिस्टोर करके वापस वो डेटा मिल सकता है। दिस काइंड ऑफ कंट्रोल्स शुड बी इन प्लेस, दैट्स योर प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। तो सेंट्रल प्रोसेसर कंट्रोल पता होने चाहिए आपके, वर्चुअल मेमोरी, रियल मेमोरी कंट्रोल पता होने चाहिए, एंड लास्ट वन इज ऑडिट ट्रेल। देखो क्या बोलता है सर, सबसे पहले हम चाहेंगे सीपीयू का टाइम यूसेज कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का यूसेज कैसा हो रहा है आइडियली। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किन ट्रिगर्ड ट्रांजैक्शन की वजह से ये एंट्रीज को स्टार्ट से एंड तक ट्रेस करना चाहेंगे, मतलब आप इंश्योर करेंगे प्रोसेसिंग वाली पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट एक इंसान के ऊपर मैनुअल कंट्रोल है, आउटपुट कौन रिसीव कर रहा है मैनुअल कंट्रोल है, प्रोसेसिंग इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सिस्टम।
सो इन सिस्टम आई वुड वांट स्टेप बाय स्टेप हर चीज जो हो रही है, इफ देयर आर 5 स्टेप्स इन प्रोसेसिंग, पहले 2 स्टेप हुए बाकी 3 नहीं हो पाए, तो मुझे ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा स्टार्ट से लेके एंड तक कि कितने स्टेप्स कंप्लीट हुए कितने नहीं हुए, ताकि मैं ये समझ सकूं एग्जैक्टली प्रोसेसिंग में क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, ताकि हम हमारे प्रोसेसर्स को इवेंचुअली इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर ऑडिट ट्रेल आपने मेंटेन करने चाहिए। ऑनेस्टली main objective of this different sessions on chapter 3 was to give you a great overview of all information system controls, because ICAI ने मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं चैप्टर नंबर 3 के कंट्रोल्स वाले पार्ट में। दैट्स व्हाई आई वांटेड एक आपको अलग अलग पार्ट्स में रिवाइज करके मिल जाए, ताकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी थोड़ा समझ में आएगा, ऑलरेडी रीड किया हुआ है रिवाइज कर रहे हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव था। मैं आपको सही में चार्ट लेकर के एक एक पॉइंट हेडिंग बोल सकता था, इसके बजाय मैं ट्राई किया कि एटलीस्ट हर हेडिंग में भी जो इंडिविजुअल कंटेंट है वो हम थोड़ा रेफर करें, ताकि आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड ऑन चैप्टर नंबर 3, a quick revision on all your information system controls. I hope this was helpful to you guys. That's all for today. Thank you everyone. Have a great day. Bye.